तो लगातार मध्य प्रदेश इंतखाबात और आज की पोलिंग पर न्यूज 18 उर्दू की नजर बनी हुई है और न्यूज 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है कि भाई अगर अब तक आपने वोट नहीं किया है, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल नहीं हो तो फौरन अपने घरों से निकलिए और सबसे पहले वोट कीजिए, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम राजतौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लीडरान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, क्या कुछ अब तक तस्वीर है और आपके साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस चुनाव पर चर्चा कीजिए। हुरैरा, बता दें कि मध्य प्रदेश की वोटिंग जारी है असेंबली के लिए 230 सीटों के लिए, जहां पर 2899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। जमहूरियत का जश्न है, तमाम लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हमें बताएं कि 230 असेंबली सीटों से जो हमारे पास जो है खबर है, 181 जगह पर जो है वोटिंग मुतासिर हुई, इसी वजह से हुई क्योंकि मशीनें खराब हैं। भोपाल की बात करें जहां पर 7 असेंबली सीटें, यहाँ पर 42 जगह पर मशीनें खराब है। 2-2 घंटे ताखिर से वो जो है वहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। जाहिर सी बात, इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने भी इस पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और अपने वोटरों से गुजारिश की है कि जहां भी जाएं और वो जो उनके पोलिंग एजेंट है उनसे गुजारिश की जब मशीनें चेंज हो जाओ तो उस पर देखें कि इतनी ताकत अगर शुरू हुई है, जो मशीनें लगाई जा रही हैं वो फ्रेश मशीनें हैं या कहीं से उसमें शिफ्ट किया गया, उसमें वोट डाले हुए तो नहीं, इस तरह की बातें आ रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब आइए, उनसे जानते हैं। सलीम साहब, सुबह से वोटिंग जारी है लेकिन मशीनों की खराबी की शिकायतें आ रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अनियमितताएं करेगी। मतदान से पहले इन्होंने जो वोटर लिस्ट हैं उसमें भी हेरफेर की है और इसका जीता जाता सबूत मैं खुद हूँ। मेरा खुद का वोट, मेरी वाइफ का वोट उन्होंने ईदगाह से हटा के यहाँ पर कोई फिजा में कर दिया और उसमें कोई एड्रेस नहीं था। लेकिन हम लोगों ने किसी तरह से 2-3 दिन लगा के पता किया कि हमें यहाँ पर उन्होंने कोई फिजा में कर दिया। जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से यहाँ पर कर दिया गया है। तो ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो बौखला गई है और उसे हार का डर था, इसलिए उसने अपने हार के डर की वजह से ये सब किया है। तो आपको ये लगता है कि इसमें साजिश हुई है? इस तरह से जो है ये चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हुरैरा हमारे साथ जो है फातिमा रसूल सिद्दीकी साहिबा मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की एक वाहिद जो है मुस्लिम कैंडिडेट। आइए उनसे जानते हैं। फातिमा साहिबा, आपने वोट डाला, अपना वोट आपने खुद के लिए दिया, ये खुशी कितनी है? और फिर जिस तरह की जो है ये खबरें आ रही हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 181 जगह पर मशीनें खराब हैं, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा, मुझे पहली बार खुद को वोट डाला, बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस था जी। और पूरी कॉन्फिडेंस है कि बाकी लोग भी मुझे ही वोट कर रहे हैं जी। आप वोट कर रहे हैं लेकिन जो मशीनें खराब होने की जो शिकायतें जगह जगह पर आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो वोटर एक बार अपने जोश के साथ आया है, अगर 2-2 घंटे उसको वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है तो क्या वो फिर वापस आएगा? जी खैर, जल्दी ही स्टेप लिया जाएगा इसके अगेंस्ट के, मतलब जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और वोटर्स भी आएंगे। मगर हाँ, कुछ तो बिल्कुल मेहताब, आपके पास लौट कर आते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मेहताब, आपको फिर आपके पास लौट कर आएंगे। आप फातिमा सिद्दीकी से बात किया। इस वक्त की खबर है, चुनाव अमले के 3 अफराद की मौत हुई और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से ये मौत हुई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चुनाव पर आज की पोलिंग पर बातचीत करने के लिए एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। सर्वकमल दत्ता जी हैं, वाहिद हसन रिजवी साहब हैं और सुरेंद्र दुबे साहब। लगातार हम चर्चा कर रहे थे लेकिन अपने इस चर्चा का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं। सर्वकमल दत्ता जी, जिस तरह से ईवीएम से खराब हुई है, मेरे ख्याल से पहला चुनाव होगा जहां पर इतनी बड़ी तादाद में मशीनें खराब हुई हैं। मेहताब, जैसा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं भोपाल से बता रहे थे कि 230 में से 181 जगहों पर मशीनें खराब हुई हैं। सिर्फ भोपाल में 42 जगहों पर मशीनें खराब हुई हैं। सर्वकमल दत्ता जी, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईवीएम मशीनें अगर इस तरह से ख़राब होती हैं और उस पर कहीं ना कहीं पे जनता को परेशानी होती है, क्योंकि लंबे लंबे जब कतारें लगाते हैं जनता और जब इतना ज़्यादा जागरूकता और उत्सुकता है जनता के बीच में, उस समय जब पता चलता है कि ईवीएम मशीनें ख़राब है और वोट डालने में दिक्कत हो रही है या फिर डिले होता है, तो कहीं ना कहीं पे मायूसी होता है और हताशी भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे फिर मायूस होकर वापस चले जाते हैं और अपना मत अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं पे तो इलेक्शन कमीशन का, खास करके प्रदेश के जो इलेक्शन कमीशन की जो टोली है,
उसकी विफलता कहीं ना कहीं पे दर्शाती है। हाँ, ये जरूर है कि टेक्निकल यंत्र है तो कभी भी खराब हो सकता है, पर कम से कम उसकी तो पहले से ही एक अच्छी तरह से एक होमवर्क कर लेनी चाहिए थी, और डेमो ट्रायल डेमो जो है वो करना चाहिए था। वो अगर नहीं किया गया है या फिर उस हिसाब से अगर गंभीरतापूर्ण इसको ध्यान नहीं रखा गया है तो जरूर ये कहीं ना कहीं पे एक अफसोसजनक सही बात है कि एक बड़ी लापरवाही भी झलक रही है। वाहिद हसन रिजवी साहब, कांग्रेस बार बार ईवीएम्स पर सवाल उठाती रही है और आज जब चुनाव हो रहा है, इम्तिहान का एक तरह से दिन है, उसी दिन बड़ी तादाद में ईवीएम्स फेल हो गई। देखिए, पहले से ही यूपी इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था इन पर्टिकुलर, उसके बाद से मायावती ने और ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी ने ओपोजिशन की इस बात पे क्वेश्चन उठाया कि क्यों नहीं हम बैलेट पेपर की तरफ लौट जाएं। इस बात को लेकर के वक्त के साथ फिर इन लोगों को भी बाई पोल में जब अपने हिसाब का रिजल्ट मिल गया तो ये लोग खामोश हो गए। तो जी वाहिद हसन साहब बात करें। जी हाँ बिल्कुल। तो नतीजा है कि अब आप जब लेकर के ये 3 स्टेट के इलेक्शन के बारे में ऑलमोस्ट लोगों को ऐसी उम्मीद जाग गई थी कि ये इसमें से बीजेपी की सरकार तो जानी ही जानी है, उस हालत में इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा सुचारू रहना चाहिए कि यहाँ तीनों जगह एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। पहले से एक बैकड्रॉप इस बात का भी रहा है कि बैलेट पेपर की तरफ लौट जाया जाए और वोटिंग मशीन का मामला बंद किया जाए, जो कि पूरे दुनिया में वोटिंग मशीन से अब इलेक्शन बंद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन रिआइट्रेट करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मशीनें अलग हैं, डिफरेंट हैं, वगैरह वगैरह। आप यकीन मानिए ये एक कहीं ना कहीं अगर आज इस इलेक्शन के बाद से अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल भी जाती है तो अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा हथकंडा हो जाएगा, चूँकि ये बात पहले भी बोल रहा था और अब की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एटलीस्ट चाहे इनको अपने प्रोएक्टिव एजेंडे की वजह से कोई उम्मीद हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट एंटी इनकम्बेंसी पे इनको भरोसा बहुत ज़्यादा था कि भाई ऐसा है कि अब की हमारी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। और ये भी बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो सकती है कि ख़ास तौर पे आप गौर कीजिए कि उस जगह पे, जैसे आप अगर इसको थोड़ा डीप में आप जाके देखिए, राजस्थान के मामले में ऑलमोस्ट हर एवन के मोस्ट सिनिकल पर्सन को भी ये यकीन है कि कांग्रेस की सरकार वहां आ जाएगी, बीजेपी चली जाएगी। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट बच रहा है जिसके बारे में एक्चुअली वैसिलेशन हो रहा है। लोग बिलीव कर रहे हैं हाँ भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी उस हालत में इस तरीके की चीजों का सामने आना, ये और समझिए आपके इंकशाफ बिल्कुल एक तरह से और सवाल खड़े हो रहे हैं। जी सर, कमल दत्ता जी, आप शायद कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जी दुबे साहब, आपके पास आता हूं। जी, जहां बात आती है कि भाजपा की सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, वो 11 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। और हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान में चीजें अलग तरह की है, पर बाकी दोनों स्टेटों को लेके एकदम एक ब्लैंकेट वे में कह देना कि सरकार चली जाएगी, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कांटे का मुकाबला है। वक्त ही बताएगा 11 तारीख को क्या नतीजा क्या होता है हकीकत में। ईवीएम की जहां बात आती है, ईवीएम पे चुनाव आयोग के जो टेक्निकल जो एक तरह से आपका जो एक वो होमवर्क है, वो होमवर्क शायद नहीं हो पाया, वो एक कारण हो सकता है। पर ये सीधा कह देना कि इस पे राजनीतिक षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं पे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुख्य विपक्ष के पार्टी जब चुनाव जीतते हैं, चाहे वो पंजाब के चुनाव हो या फिर आपके उपचुनाव हो, तब तो ईवीएम खराब नहीं होती है। जब ईवीएम तभी खराब होती है जब आप चुनाव हार जाते हैं। तो इस तरह का राजनीतिक आरोप लगा देना एक निष्पक्ष संस्था के ऊपर, और ये कह देना कि वो नरेंद्र मोदी जी के आते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिवपुर में बीएसपी और कांग्रेस के कारकुनों में झड़प हुई है। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। बीएसपी उम्मीदवार और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शिवपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसपी और कांग्रेस कारकुनों में झड़प हुई है। विंडो में हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस झड़प की। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया है और बताया जा रहा है कि बीएसपी उम्मीदवार और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है इस झड़प में। विजयपुर इलाके के बांग रोद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झड़प की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है
तो शिवपुर का ये पूरा मामला है जहां पर बीएसपी और कांग्रेस कारकुनों में झड़प हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। बीएसपी उम्मीदवार और पुलिस की गाड़ियों को इस पथराव में निशाना बनाया गया है। विजयपुर इलाके के बांगरुद गांव में यह झड़प हुई है बीएसपी और कांग्रेस के कारकुनों में। हालांकि झड़प की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो लगातार नजर हमारी बनी हुई है मध्य प्रदेश के चुनाव पर, और इस बीच हमारे साथ एक पैनलिस्ट वाहिद हसन रिजवी साहब हमारे पास से चले गए हैं और इस वक्त दो मेहमान ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वकमल दत्ता जी हैं और इसके अलावा सुरेंद्र दुबे जी। सुरेंद्र दुबे जी, जो बात हम लोग कर रहे थे इस खबर पर जाने से पहले कि ईवीएम्स में जिस तरह से खराबी होती है, चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, ईवीएम जैसे अभी आपने बताया 180 जगहों पर नहीं चल रही थी जी, तो जाहिर वहां घंटे 2 घंटे से जो लोग वोट देने के लिए खड़े होंगे जी, तो कई लोग ऐसे होंगे जो ऊब के चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो जाहिर है चुनाव आयोग की निष्क्रियता और नाकामी की वजह से तमाम लोग अपने मतदान से वंचित रह गए। और 10, 20, 50 जगह तो बात समझ में आती है। अगर 180, 81 जगह पर ईवीएम काम नहीं कर रही है, तो अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कुछ प्लान्ड वे में किया गया, मुझे नहीं मालूम प्लान्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो उनकी आशंका को जायज माना जाएगा कि इतनी जगह, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था और उसको मालूम है कि चुनाव कराना है। अभी तो पूरे देश में चुनाव कराना, अब एक राज्य में 180 ईवीएम नहीं चला पा रहे हैं, तो ये उनकी इनकॉम्पिटेंस शो करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे अक्सर डिस्कशन होता है कि हम बैलेट पेपर चले जाएं जी, तो मैं कहता हूं कि भाई बैलगाड़ी पर चले जाइए, कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहेगी, पेट्रोल नहीं भराना होगा, डीजल नहीं भराना होगा। और मुझे याद है जब इस पर विवाद हुआ तो चुनाव आयोग ने बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया कि आप आइए और हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दीजिए कि कैसे इसमें हम हेराफेरी कर सकते हैं। जिस दिन बुलाया गया उस दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं गया। दूसरी बात आपको याद है होगा, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बैलेट पेपर से होती थी वोटिंग, उसमें बूथ कैप्चरिंग खूब होती थी। इसमें बूथ कैप्चरिंग नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक के बाद एक प्रोग्रामिंग होती, उसी हिसाब से वोट पड़ सकता है। मुझे याद है मैं उस जमाने में जब ये इमरजेंसी के बाद हुआ चुनाव जिसमें इंदिरा गांधी हारी, लड़के पहुंच जाते बूथ पर, बूथ वाले भाग जाते थे, वो फटीफाट मोहर लगाई। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, पार्टियां या लीडर ये कहते हैं कि भाई बूथ कैप्चरिंग तो इसमें नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम टेम्परिंग हो सकती है। देखिए, ईवीएम टेम्परिंग पर्टिकुलर ईवीएम्स में, ईवीएम्स आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोलिंग सेंटर की वजह से दूसरी जगह टेम्परिंग हो जाए, जो मेरा सामान्य ज्ञान कहता है। और इसी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था। तो मुझे लगता है कि इस पर बात करने के बजाय चुनाव आयोग को चेतावनी देनी चाहिए कि भाई आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी का ध्यान रखें, ये मजाक मत बनाएं। आपको इंश्योर करना चाहिए था, डब्ल्यू इंश्योर करना चाहिए था कि हाँ ये ईवीएम टाइम से चलेंगे, क्योंकि इसमें वोट का नुकसान होगा। किसका होगा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो 2 घंटे खड़े होने के बाद फिर दोबारा वोट डालने नहीं आएंगे। किसी को किसी काम जाना होगा, कुछ लोग आलस कर जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे पता नहीं हम वहां जाएं, अब ईवीएम चल रही कि नहीं चाहिए। तो चुनाव आयोग घेरे में तो है, बिल्कुल, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होती है, नीचे वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती। सही। और दुबे जी, सर्वकमल दत्ता जी, आता हूं एक सवाल और दुबे जी से ले लेता हूं। दुबे जी, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम्स का खराब होना? मैंने क्या कहा, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन शक के घेरे में आ गई बात।
सही। अब हमें ये आशंका करने का पूरा राइट है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, इत्तेफाकन हो, और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं कि हमारा चुनाव आयोग कोई बेईमानी करने की कोशिश करेगा, लेकिन लैक्सिटी का आरोप तो उन पर है ही है। और अगर लैक्सिटी कर रहे हैं तो गलत बात है ना। आप चुनाव करा रहे हैं, देश का संविधान ने आपको इसकी इजाजत की है। और मैं इससे संबंधित अगर आप मौका दें तो जब अभी बात हो रही थी जी इनकम्बेंसी की, तो एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में नए आए। देखिए, जब थर्ड पार्ट बिल्कुल दुबे जी इस पर आते हैं, कुछ सर्वकमल दत्ता जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे उस पर ईवीएम वाले मसले में, फिर उस पर भी हम आते हैं इनकम्बेंसी वाले पर। जी सर्वकमल दत्ता जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये आरोप कई बार विपक्ष के पार्टियों ने लगाया कि ब्लूटूथ के माध्यम से यूट्यूब को कनेक्ट करके ईवीएम की टेम्परिंग की जा सकती है और होती है। चुनाव आयोग ने जब दिल्ली में बैठक बुलाया था, मीटिंग बुलाया था कि आप लोग आके साबित कीजिएगा डेमो दिखा के कि किस तरह से टेम्परिंग होती है या फिर हो सकता है कि नहीं, कोई भी पार्टी वहां पे नहीं गई है और खास करके कांग्रेस पार्टी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए। पहले उन लोगों ने कहा था कि वो जाएंगे, पर बाद में जिस दिन मीटिंग था उस समय के हिसाब से उस समय गए नहीं और बाद में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे पहुंचे थे। तो ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि ये जो आरोप है विपक्षियों का, ये बेबुनियाद आरोप है। हाँ, ये जरूर है कि टेक्निकल फ्लॉज हो सकता है मौसम के हिसाब से, जाड़े के मौसम पे उसकी जो कनेक्टिविटी है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है और गर्मी के मौसम में उसकी एक्सपेंशन हो सकती है, वो दूसरा विषय है। उसको कैसे चुनाव आयोग ठीक करती है वो महत्वपूर्ण बात आती है। दूसरी बात यहां पे यह आती है कि अगर टेम्परिंग अगर होता है या फिर वोट अगर उस हिसाब से एक तरफा दिया जाता है, पंजाब के चुनाव के दौरान आप याद कीजिएगा कितना ज्यादा ईवीएम मशीनें खराब हुई थी और उसके बाद क्या मैं समझ लूं कि पंजाब में जब अकाली दल की सरकार जब चली गई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो ईवीएम के टेम्परिंग के चलते कांग्रेस की सरकार आ गई थी क्या वहां पे? या फिर जब आपके उपचुनाव पे जब विपक्ष के लोग जब चुनाव जीते यूपी में या फिर अलग अलग प्रदेशों में, उस समय क्या ईवीएम की टेम्परिंग करके क्या विपक्ष के लोग चुनाव जीत गए थे? इस तरह का आरोप लगाना निष्पक्ष संस्थाओं के ऊपर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है और दुख से कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट से लेके किसी भी संस्था को छोड़ा नहीं है राजनीतिक आरोप के कटघरे में खड़े करने के प्रयास में। हर निष्पक्ष संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाई है। जब आप आरोप लगाते हो, जाहिर सी बात है कि इस तरह की संस्था, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सवाल उठाया भी नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का पूरा भरोसा इस तरह की संस्था पर होता है। लेकिन सर्वकमल दत्ता जी, एक सवाल तो उठता है कि भाई जो बात सुरेंद्र दुबे जी कह रहे थे कि भाई आप वोट करने के लिए आए, लाइन में खड़े हुए हैं, इस पर आएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आते हैं सर्वकमल दत्ता जी। मेरा आपसे सवाल यही था कि जिस तरह से भी खबर आई कि भाई कई ईवीएम से खराब हैं और लोग वोटर से इंतजार कर रहे हैं, और जो दुबे जी कह रहे थे कि भाई आप वोट करने के लिए पहुंचे, वोटिंग नहीं हो रही है, मतलब ईवीएम्स खराब हैं, लाइन में खड़े हुए और आप चले गए। एक तो वोटर्स बड़ी मुश्किल से निकल कर हमारे यहां आते हैं और उसके बाद जब इस तरह की खराबी होती है तो अगर वो पोलिंग बूथ से लौट कर आएंगे, दोबारा वोट करने नहीं जाएंगे, तो इस नुकसान के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मायूसी होती है और हताशी होती है जब आप लंबे कतारों पे जब आप खड़े रहते हो देर घंटे तक और उसके बाद पता चलता है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते ईवीएम काम नहीं कर रहा है और आप अपना वोट नहीं दे सकते हो। तो जनता कहीं ना कहीं पे, वोटर कहीं ना कहीं पे मायूस होती है और दोबारा लौट के नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार घर चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे नुकसान तो प्रजातंत्र का होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का होता है, और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं पे एक प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम पे भी बेशक लगाती है। सही, बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि वोटरों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, मशीनें खराब होती हैं, और इस पर पहले से भी गौर फिक्र करने की जरूरत होती है। सुरेंद्र दुबे जी, जो बात आप कहना चाह रहे थे, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कुछ आपके पास पॉइंट हैं, उस पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जी दुबे जी।
अभी तो मैं इस पर वो ईवीएम पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। ठीक है जी जी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ईवीएम्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इनका तुरंत वोटिंग शुरू कराई जाए। इसके अलावा इस पूरे जहां ईवीएम नहीं चली उनकी जांच भी कराई जानी चाहिए कि क्यों नहीं हुई, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार समझे जाए उनको बाकायदा क्रिमिनल एक्ट मानना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सही। अब मैं आता हूं इनकम्बेंसी पर बात पर। जब थर्ड पीरियड शुरू हुआ शिवराज जी का 13 में जी, 14 में प्रधानमंत्री का राजनीतिक परिदृश्य पर उदय हुआ, ठीक। तब से बीजेपी माने मोदी हो गया, और अब इस बार जो एक नया फैक्टर जुड़ा वो शिवराज सिंह की सफलता असफलता, मोदी द्वारा दिखाए गए सपनों के पूरा होने की सफलता और असफलता से भी आच्छादित रहेगा। वो एक अम्ब्रेला ऊपर रहेगा, और अगर लोग मोदी से मतलब दुबे जी आपके कहने का मतलब ये है कि 2014 के बाद शिवराज का जो एक तरह से जादू था वो कम हुआ और फोकस मोदी की तरफ हो गया, मध्य प्रदेश की भी आवाम का अगर बात करें। हाँ मोदी पर जी। तो इसलिए जब फोकस उधर ज्यादा हो गया, तो अगर मोदी की लोकप्रियता घटी है, उनके प्रति लोगों का विश्वास घटा है, तो इसका खामियाजा जो है इनको शिवराज सिंह चौहान को उठाना पड़ सकता है। उधर राहुल गांधी की तरफ नहीं, क्योंकि तब राहुल गांधी नहीं थे, तब मनमोहन सिंह थे, जो राजनीतिक परिदृश्य पर नहीं थे, और वो परिस्थिति जन प्रधानमंत्री थे। हाँ, इस वजह से ये अंतर, इस एक माइन्यूट अंतर को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार की वोटिंग किस माहौल में होगी।